एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा क्लासेस। माय सेल्फ ऋचा मिश्रा। आज जो है हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले हैं कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद जो है क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। इसके पहले हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में। जैसे हमने देखा कि सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होता है कि फरवरी रेवोल्यूशन होता है। फरवरी रेवोल्यूशन के टाइम पे जो मोनार्ची सिस्टम था उसे हटा के प्रोविजनल गवर्नमेंट ने जो है अपना पावर ले लिया, प्रोविजनल गवर्नमेंट आ गई। उसके बाद फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन होता है जिसमें प्रोविजनल गवर्नमेंट को भी हटा के फिर पावर में कौन आ जाती है, बोल्शेविक पार्टी आ जाती है। अब बोल्शेविक पार्टी के आने के बाद जो मतलब अक्टूबर रेवोल्यूशन जब हुआ उसके बाद बोल्शेविक पार्टी पावर में आई, तो उसके बाद क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, इसी चीज को आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहली चीज तो यह है कि जब अक्टूबर मतलब कि रेवोल्यूशन हुआ तो पावर में आ गया कौन, बोल्शेविक पार्टी आ गई। तो बोल्शेविक जैसे कोई भी पार्टी अगर जीतती है तो वो क्या करती है, वो उसे जीतने से पहले जो भी वादे की होते हैं, जो बातें कही होती है, उसी को इम्प्लीमेंट करने का काम सबसे पहले वो करना शुरू करती है। तो वही काम जो है बोल्शेविक पार्टी ने भी किया। उसने कुछ बातें कही थी जिसे अप्रैल थीसिस का नाम दिया था। उसी अप्रैल थीसिस की बातों को उसने इम्प्लीमेंट करना प्रारंभ किया। तो देखिए इसमें क्या क्या, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रैल थीसिस। उसने क्या किया, अप्रैल थीसिस को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना प्रारंभ कर दिया। जिसमें सबसे पहले उसने क्या किया कि बैंक्स वर नेशनलाइज्ड बाय नवंबर 1917। नवंबर 1917 तक जो है क्या किया, जितने भी बैंक्स थे उन सभी को नेशनलाइज कर दिया गया। जैसा कि उसने अप्रैल थीसिस में कहा था कि बैंक्स को नेशनलाइज करना चाहिए, तो वही उसने किया। और नेशनलाइज करने का क्या मतलब कि बैंकों का सारा रूल रेगुलेशन कार्यभार की जिम्मेदारी जो है किसके हाथों में आ गई, गवर्नमेंट के हाथों में आ गई, मतलब वो अंडर गवर्नमेंट हो गया। नेक्स्ट उसने क्या किया कि पीजेंट्स टुक ओवर द लैंड ऑफ नोबिलिटी एज इट वाज डिक्लेयर्ड एज सोशल प्रॉपर्टी। जितने भी लैंड्स थे उन सभी लैंड्स को उसने क्या किया, सोशल प्रॉपर्टी के रूप में डिक्लेयर कर दिया। और जिसके कारण क्या हुआ, सारे जितने पीजेंट्स थे उन्होंने क्या किया, जो बड़े बड़े नोबिलिटीज थे उन सभी के जमीनों पे कब्जा करना प्रारंभ कर दिया, उनमें लैंड्स को डिस्ट्रीब्यूट जो है किया जाने लगा। नेक्स्ट क्या कहा गया कि लार्ज हाउसेस वर पार्टीशन्ड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ फैमिली। जो भी लार्ज हाउसेस थे वहां पे, कहाँ पे, रशिया में आपके, तो जितने भी लार्ज हाउसेस थे उनको जो है पार्टीशंस करने लगे। किस चीज के आधार पे, भाई बोल्शेविक का ये कहना था कि जब परिवार में कम लोग हैं तो इतने बहुत बड़े घरों में रहने की क्या जरूरत है इनको। जहाँ पे कम लोग हैं वहाँ कम घरों की जरूरत है, और जहाँ ज्यादा लोग हैं तो वहाँ ज्यादा बड़े घर की जरूरत होती है। तो उन्होंने क्या किया, जो जिनके पास बड़े बड़े घर थे, यानी लैंड ओनर्स, जो नोबिलिटीज जो थे, इन सब जो बड़े बड़े घर थे उनको पार्टीशंस मतलब डालना शुरू कर दिया, और उन्हें उनके परिवार के सदस्यों के अनुसार जो है रूम देना, घर देना जो है शुरू कर दिया। और नेक्स्ट क्या कहा उन्होंने, क्या किया कि यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी वाज बैंड। अब इक्वलिटी को दर्शाने के लिए कि समाज में हर जगह सब लोग इक्वल है, बराबर है, इस चीज को और प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो पहले के टाइम पे टाइटल्स जो है लोग अपनाते थे एक राजस्व को दिखाने के लिए, जैसे राजाओं के नाम के आगे कुछ विशिष्ट नाम लगे रहते थे, या कुछ लोगों के नाम के आगे उनके पद के अनुसार नाम लगे रहते थे। तो उन टाइटल्स को हटाने को बैन कर दिया, कहा कि अब किसी के आगे कोई नाम या टाइटल नहीं लगेगा, हर कोई जो है वो इक्वल है हमारी सोसाइटी में। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि टू शो द चेंज न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स। एग्जाम्पल बुडिनेनो का हैट। अब उन्होंने क्या किया कि ये जो चेंज आ रहा था सोसाइटी में, जब बोल्शेविक पार्टी आई, पावर में आई, तो उसने क्या किया, समाज में जो है चेंज लाना प्रारंभ की, क्योंकि वो शुरू से गई थी उसे सोशलिस्ट जो है समाज को सोशलिज्म में फैलाना है, समाज में एकता लाना है, चेंज लानी है। तो उस चेंज को शो करने के लिए उसने क्या किया कि जो भी उसके ऑफिसर्स है, जो आर्मी थी, उनके यूनिफॉर्म में चेंज, एक नया यूनिफॉर्म उनका कर दिया। जिसके तहत एग्जाम्पल के तौर पर इसमें क्या कहा है कि वो एक विशिष्ट प्रकार का हैट पहनते थे, जिसको क्या कहते थे, बुदेनोव का हैट कहा जाता था। वो एक त्रिकोणा आकार का हैट होता था और ये साइड्स इसमें फोल्डेड पड़े होते हैं। आप उसको देखेंगे, आपकी बुक में उसकी पिक्चर जो है वो दी गई है, और उसके बीचों बीच उस हैट के एक स्टार का निशान बना रहता था। तो इस प्रकार से एक विशिष्ट प्रकार का हैट उन्होंने अपने ड्रेस में जो है इंक्लूड कर दिया, जो ये शो करता था कि अब पहले से बहुत कुछ बदल गया है। नेक्स्ट क्या कहा गया यहाँ पे देखिए कि बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड एज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। जैसा कि बोल्शेविक ने कहा था कि जो आपका बोल्शेविक पार्टी है उसका नाम जो है बदल के कम्युनिस्ट पार्टी कर देना चाहिए, तो ठीक उसने वही किया कि अपनी पार्टी का नाम बदल के क्या कह दिया,
रशियन कम्युनिस्ट पार्टी का नाम रख दिया। तो इस प्रकार से बोल्शेविक ने इतने सारे इम्प्लीमेंटेशंस किए। अब सवाल ये उठता है कि वाज एवरीथिंग नॉर्मल आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन? क्या अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद सारी परिस्थिति जो है सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी? क्या सब कुछ नॉर्मल था? राजा के इस बोल्शेविक के द्वारा लाए गए इस चेंजेस के कारण जो है कोई समाज में कोई दिक्कतें नहीं थी? तो इसका क्या जवाब है? बिल्कुल नहीं, दिक्कतें थी, बहुत सी सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही थी। अब ये समस्याएं क्या हैं, चलिए वो हम देखते हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या होती है हमारे, देखिए प्रॉब्लम्स आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या क्या आती हैं, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, देखिए सबसे पहले कि इन नवंबर 1917 इलेक्शंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय बोल्शेविक। अब नवंबर आपका 1917 में क्या हुआ कि बोल्शेविक जो है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ चुका था कि भाई सब कुछ हमारे अंडर कंट्रोल में चल रहा है, जो कुछ हो रहा है सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा है। तो उसने क्या किया कि चलो ठीक है भाई इलेक्शंस करवा देते हैं, और इलेक्शंस करवाएंगे तो फिर क्या होगा, इलेक्शन करवाएंगे, एक असेंबली बनाएंगे, और सीधी सी बात है जीतता तो हम ही को है। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में क्या किया बोल्शेविक ने, जो है इलेक्शंस करवा दिए। कब? नवंबर 1917 में। लेकिन क्या होता है कि बट दे फेल टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट, लेकिन वो फेल हो जाते हैं मेजोरिटी पाने में, मतलब कि बोल्शेविक को मेजोरिटी नहीं मिल पाती उसकी पार्टी को। क्या हो जाता है कि कोई और दूसरी पार्टी जो है वो जीत जाती है इलेक्शंस में। इन जनवरी 1918 असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स, लेनिन डिसमिस्ड असेंबली। अब जनवरी 1918 मतलब नवंबर में दूसरी असेंबली बन गई। अब जैसे तैसे 2 महीने तो कैसे कैसे भाई झेल लिया, चलो उसके बाद क्या होता है जनवरी 1918 में क्या होता है कि असेंबली जो है सब रिजेक्ट, बोल्शेविक जितने भी नए कानून, बोल्शेविक की पार्टी जितने भी नए कानून बनाती है सरकार से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड, आपकी जो असेंबली थी वो पूरी उसके मेजर्स, उसके स्टेप्स को जो है डायरेक्ट रिजेक्ट करती चली जाती है। अब इससे तो क्या होता है, लेनिन जो है वो बहुत ही खफा हो जाता है कि भाई मैंने ही पार्टी बनवाई, इलेक्शन करवा के पार्टी बनवाई, मान लीजिए भले ही मेरी पार्टी नहीं तैयार हुई तो क्या हुआ, लेकिन अब ये लोग मेरे ही खिलाफ है, मेरे खिलाफ हो रहे, मेरे सारे मेजर्स को जो है कैंसिल करते जाते हैं, रिजेक्ट करते जाते हैं। लेकिन अब इसमें क्या था, बोल्शेविक जो था उसके पास तो पावर था, तो उसने क्या किया, इस असेंबली को रिजेक्ट कर दिया। तो क्या करता है वो लेनिन जो है डिसमिस द असेंबली को डिसमिस कर देता है। और डिसमिस करने के बाद अब भाई लोग सवाल तो उठाएंगे ही, तो उसके सवाल भाई उसने असेंबली को क्यों रिजेक्ट किया, इसके तहत वो क्या आर्ग्यूमेंट देता है कि वो कहता है कि द असेंबली वाज इलेक्टेड in uncertain conditions and Russia Congress of Soviet was democratic। अब उसने ये कह दिया कि भाई ये एक्सक्यूज दिया कि जब ये इलेक्शंस हुए थे उस समय जब असेंबली बनी थी वो अनसर्टेन कंडीशन था उसमें, मतलब जब हमने इलेक्शंस करवाए तो वो कंडीशन जो है बहुत सही नहीं था, क्योंकि भाई तुरंत अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था और सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था, लेकिन जल्दबाजी में जो है इलेक्शंस करवा दिया और उसके बाद ये असेंबली बन गई, इसलिए असेंबली जो है वो ठीक से वर्कआउट नहीं कर पा रही है, तो इसलिए मैंने ये सिर्फ डिसमिस कर दिया। बल्कि हमें कोई भी इम्पोर्टेंट फैसला अगर लेना है तो उससे रिलेटेड जो हमारी पहले रशियन कमेटी का जो नेशनल सोवियत कॉन्फ्रेंस जो होता था कांग्रेस का, वो कॉन्फ्रेंस ज़्यादा डेमोक्रेटिक था, मतलब वो लोग मिलकर ज़्यादा अच्छा फैसला लेते थे, वो समय ज़्यादा बेटर था इस असेंबली की अपेक्षा, इसलिए मैंने इसको डिसमिस कर दिया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आपको? लेनिन ने के मेजर्स को ना मानने की वजह से असेंबली ने उसे जो है उसके मतलब जितने भी मेजर्स थे उसे रिजेक्ट कर देते थे। अब इस रिजेक्शन से नाखुश होकर लेनिन क्या करता है, उसे असेंबली को डिसमिस कर देता है और क्या आर्ग्यूमेंट देता है कि असेंबली अनसर्टेन कंडीशंस में जो है सिचुएशन में बनी थी, इससे बेटर तो हमारा जो रशिया कांग्रेस का सोवियत था वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक था, वो ज़्यादा बेहतरीन लॉज वगैरह बनाने का काम या आइडियाज देता था, तो इसलिए मैंने इसे डिसमिस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा गया कि डिस्पाइट ऑपोजिशन इन मार्च 1918 बोल्शेविक मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटवर्क्स। अब क्या होता है कि भाई यहाँ पे उसने जो इसके खिलाफ असेंबली उठ रही थी उसने उसे डिसमिस कर दिया, एक पार्टी इसकी पार्टी अपनी थी ही। अब असेंबली में या और कोई पार्टियों में जो ऐसे कुछ अनदर अपोजिशन पार्टी थी, यानी कि ऐसे कुछ लोग जो उसके अपोजिशन में थे, उन लोगों के ऊपर भी उसने कब्जा, मतलब उनको भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, मतलब सब लोग उसका साथ तो सपोर्टिव थे ही, लेकिन कुछ लोग उसके विपक्ष में होने लगे थे, उनके ऊपर इसने दबाव डालना प्रारंभ कर दिया, उन्हें भी अपनी सपोर्ट में लाना जो है प्रारंभ कर दिया था। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे अपोजिशन के जो उसका साथ नहीं दे रहे थे, और इन मार्च 1918 बोल्शेविक क्या करता है, एक पीस ट्रीटी साइन कर लेता है जर्मनी के साथ,
और इस बात में जो है कुछ अपोजिशन वाले उसका समर्थन नहीं दे रहे थे। तो मतलब कुछ अपोजिशन के समर्थन के बिना ही बोल्शेविक ने क्या किया, मार्च 1918 में जर्मनी के आपका ब्रेस्ट नेटवर्क्स नाम के एक स्थान पर जर्मनी के साथ जो है पीस ट्रीटी जो है वो साइन कर डाली। अब क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रशिया बिकेम वन पार्टी। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे समय बीतता है और एक समय ऐसा आता है कि रशिया में जो है केवल एक पार्टी ही रह जाती, वन पार्टी सिस्टम हो जाता है। मतलब किसी पार्टी रह जाती, केवल बोल्शेविक का। मतलब बोल्शेविक चारों तरफ अपना पूरा वर्चस्व बना लेता है, सबको अपने अधीन कर लेता है। अब कोई और उसके विपक्ष में नहीं है। अब एक पार्टी बनने के बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं आगे। तो वन पार्टी सिस्टम बनने के बाद जब रशिया में वन पार्टी बन गया तो उसके बाद क्या होता है कि ट्रेड यूनियन वर केप्ट अंडर कंट्रोल, सीक्रेट पुलिस पनिश्ड दोज हु क्रिटिसाइज्ड बोल्शेविक। मतलब जितने भी ट्रेड यूनियंस थी उनको क्या किया गया, उनके ऊपर बोल्शेविक की पार्टी ने पूरी तरह से अपना कंट्रोल बनाने लगे वो। और साथ ही साथ उन्होंने सीक्रेट पुलिस की नियुक्ति कर दी। और ये सीक्रेट पुलिस जिसकी नियुक्ति की गई थी वो क्या करते थे, वो उन लोगों को पनिश करते थे जो लोग क्रिटिसाइज करते थे बोल्शेविक को। मैंने ऐसे लोग जो बोल्शेविक के विपक्ष में थे, जो उनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उन लोगों का वो क्या करने लगे, पनिश करने लगे। फिर ऑल दिस स्टेप्स टेकन बाय बोल्शेविक वाज क्रिएटिंग टेंशन इन सोसाइटी। अब ये जो भी कदम बोल्शेविक के द्वारा उठाए जाए थे, जो भी ये स्टेप्स जो बोल्शेविक जो ले रहा था, इससे क्या हो रहा था, इन सारी चीज़ों से लोग जो है बहुत ही नाखुश थे और समाज में जो है विभिन्न प्रकार की बातें जो है फैलने लगी और लोग जो है बहुत ही टेंशन में आ गए। ये पुलिस इन सारे कामों से, इन सारे स्टेप्स के द्वारा बोल्शेविक के समाज में क्या हो रहा था, टेंशन सोसाइटी में क्रिएट होने लगे। नेक्स्ट क्या बताते हैं कि पीपल्स, राइटर्स, आर्टिस्ट joined and supported Bolshevik because they stood for socialism and change। पहले जो लोग उसका सपोर्ट कर रहे थे, कौन, आर्टिशियंस और आपके जो है राइटर्स, ये सारे लोग उसका बोल्शेविक का सपोर्ट कर रहे थे। वो क्यों कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि बोल्शेविक ने शुरू से ही क्या कहा कि वो सोशलिज्म लाना चाहता है, वो चेंज लाना चाहता है और इसीलिए जो है लोग उसका हमेशा शुरू से ही सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन many became disillusioned because of the censorship of the party encouraged। लेकिन जिस हिसाब से ये पार्टी अपनी सेंसरशिप दिखा रही थी, ये विभिन्न प्रकार की अपनी क्रियाकलाप दिखा रही थी, अपने अपने जो अलग अलग उसमें डिसीजंस ले रही थी, उस डिसीजन को देखने के बाद अब ये लोगों को लगने लगा कि जो वो सोच रहे थे ये केवल उनका बस भ्रम मात्र ही था। मतलब जो उन्हें लग रहा था कि नहीं, बोल्शेविक की पार्टी जो है वो समाज में चेंज लाएगी, सोशलिज्म को सपोर्ट करेगी, उसे फैलाएगी, ये सारी विचारधारा केवल एक उनका भ्रम ही है, बस उन्हें ऐसा लगने लगा। सो दिस एटीट्यूड ऑफ बोल्शेविक पार्टी along with other regions created a situation of civil war in Russia। अब इस प्रकार का जो बोल्शेविक का की क्रियाकलाप हो रही थी, जो उसका एटीट्यूड देखने को सामने मिल रहा था, साथ ही साथ कुछ और अलग से कुछ ऐसे फैक्टर्स आए सामने जिसने रशिया में सिविल वॉर जैसा कंडीशन जो है उत्पन्न कर दिया। अब रशिया में सिविल वॉर के से उत्पन्न हुई जो कंडीशन, वो उसके क्या कारण थे और किस प्रकार से रशिया में सिविल वॉर हुआ है, इस चीज को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो होगा द सिविल वॉर। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।